फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। दोस्तों, 1853 में जब लास्ट चार्टर एक्ट आया, तभी से ही इंग्लैंड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसे ये समझ में आने लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो काफी सही नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही थी और करप्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट थी उसे ये रियलाइज हो रहा था कि इसकी वजह से उनका काफी लॉस हो रहा है। और उनका मेन गोल ही था इंडिया को एक कॉलोनी बनाना, क्योंकि वो चाहते थे कि वो यहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल्स ले जाकर वेस्टर्न यूरोप में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यूज कर सकें, और वहां पर बनाए हुए गुड्स से थ्रू चीप रॉ मटेरियल्स वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके और अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर सके। सो उनका गोल जो था मेनली वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यही स्ट्रेटेजी वो मैक्सिमम कॉलोनीज में यूज कर रहे थे, जैसे कि इंडोनेशिया और भी बहुत सारी जो कॉलोनीज थी। कोई भी कंपनी वहां जाती थी, ट्रेड करती थी, वहां के रूलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती थी, थोड़े बहुत राइट्स अचीव करती थी विद रिगार्ड टू रेवेन्यू जस्टिस, और धीरे धीरे उसके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेरिटरी वो कंट्रोल में लेती थी, अपने पोसेशन में लेती थी, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट क्वीन के पोसेशन के अंडर ले आता था थ्रू सक्सेसिव एक्ट्स, राइट। और फिर जब वह उस कंपनी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होने लगता था, या फिर कह लीजिए प्रॉब्लम्स आने लगती थी, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां का कंट्रोल डायरेक्टली अपने अंडर में कर लेता था। सो ऐसा ही इंडिया के साथ हो रहा था। तो अब तक ये इस एक्ट का बैकग्राउंड है। और फाइनली जो ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वीकनेसेस थी, ये एविडेंट हो गई थी कब? इन दी रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। सो 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के यहाँ का जो भी कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्राउन को दे देंगे, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब तक क्या हो रहा था? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने थोड़ा बहुत यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अचीव किया, और फिर उन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कंट्रोल करने के लिए क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इन पावर्स को कंट्रोल करता था। लेकिन अब क्राउन इसे डायरेक्ट कंट्रोल करने वाला था। सो उसी के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को पास किया। तो आइए हम समझते हैं इसे। तो दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एज आई सेड नाउ, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपॉय म्यूटिनी। इसे सिपॉय म्यूटिनी क्यों बोलते हैं? सिपॉयज का मतलब दोस्तों ये वो लोग थे जो इंडियंस थे, जो सोल्जर्स थे, राइट। तो इन लोगों ने म्यूटिनी कर दी थी, यानी कि इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, राइट, इनको वो जो भी सपोर्ट कर रहे थे वो इन्होंने विड्रॉ कर दिया था और रिवोल्ट कर दिया था। मतलब तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कहना ये था कि हम ये डायरेक्ट कंट्रोल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का अच्छे से नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को ये भी बोला द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो इंडियंस थे वो अभी भी काफी नाराज थे। भले ही रिवोल्ट फेल हो गया था, बट इससे ये बात तो एविडेंट थी कि दे हैव नाउ टर्न इनटू प्रोटेस्ट, दे हैव नाउ टर्न वायलेंट, राइट। वो अपने राइट्स मांगेंगे। सो उनको पीस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये बोला गया कि दिस इज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब से जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से होगा, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अबॉलिश कर लिया जाएगा। और जो भी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सरसाइज करती थी, जो भी उसकी टेरिटरीज थी, जो भी उसका प्रॉफिट था, वो सारे के सारे अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाएंगे, राइट। सो अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर, राइट, कि वो इन टेरिटरी को एक्वायर कर सके इंडिया में जाके, वो वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके, वहां पर ट्रेड कर सके, पावर एक्सरसाइज करे, ये सारी की सारी पावर्स वहां के क्राउन ने ही दी थी। और अब क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके यहाँ की सारी पावर्स उनसे छीन ली थी। तो द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, जिसकी बेसिस पर उन्होंने ये क्लेम किया कि दिस एक्ट इज ऑल इज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टर्म यूज किया, जिससे लोगों को ये विश्वास हो कि अब time change over. So let us now look at the features. So first of all, it provided that India henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल करने वाला था। क्राउन का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड में जो भी किंग और क्वीन है, जो मोनार्क है, राइट। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटेन जो है मोनार्क मोनार्की यूज करता है, राइट। इट इज नॉट रिपब्लिक, यानी कि यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होते। Hence, it provided that was to be governed in the name of her majesty. और उस दौरान क्वीन विक्टोरिया जो थी, she was proclaimed as the empress of India, right, as the queen of India. अर्लियर यदि आपको याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रूल करने का चार्टर किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय द क्वीन एलिजाबेथ। एंड नाउ इन द आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज empress ऑफ इंडिया।
तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन, राइट, हमने से 33 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्रिएट हुई थी। कैसे क्रिएट हुई थी? 1773 में जो गवर्नर ऑफ कैलकाटा थे उनको जो सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, राइट। और बाद में 1833 में इस पोस्ट को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, राइट। तो चेंज्ड टू द ही वाज चेंज टू द वाइस रॉय। और अब जो ये नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी वाइस रॉय की पोस्ट। सो वाइसरॉय यू वुड बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, राइट। तो वाइसरॉय क्यों बनाई? वाइसरॉय का मतलब ये है कि ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। पहले क्या हो रहा था कि ब्रिटिश क्राउन सबसे ऊपर था, राइट, और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। तो यहाँ पर इसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर गवर्नर से, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और उन सबको कंट्रोल कौन कौन करता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों कंट्रोल करते थे? क्योंकि उस टाइम पर कैलकाटा को यहाँ का कैपिटल माना जाता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में ही सारे गवर्नर्स काम करते थे। लेकिन अब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट करने वाली थी, इसलिए अब इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं थी। इसलिए इन्होंने वाइस रॉय की पोस्ट को क्रिएट किया है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। यदि हम गवर्नर जनरल की बात करें जो पहले एग्जिस्ट करते थे, ये ब्रिटिश क्राउन के कौन थे? ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। दोस्तों यदि आपको पिछले टाइम से याद हो तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड who was the Governor General of Bengal. The first Governor General of Bengal was Lord Warren Hastings. Okay, so it ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. तो दोस्तों आपको याद हो 1784 में, हमने जब पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1784 में ये बॉडी क्रिएट की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्यों क्रिएट की गई थी? टू रेगुलेट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, टू रेगुलेट द मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, राइट। और जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये कौन थे? ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, एंड दिस बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियल मैटर्स। यदि हम इसकी हिस्ट्री को समझना चाहें तो हुआ क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि इंडिया में जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाके रिपोर्ट करना पड़े। फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और कंट्रोल करने के लिए 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया, ताकि ये जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स जो है, मिलिट्री अफेयर्स जो, राइट, जस्टिस के जो अफेयर्स हैं, इनको कंट्रोल कर सके। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसीलिए क्रिएट किया था ताकि वो अपना कंट्रोल इंक्रीज कर सके। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मैटर्स के लिए। तीसरा फीचर क्या था? तो इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये क्यों क्रिएट किया? सो दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ही वाज एक्चुअली द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कैबिनेट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट में जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ की कैबिनेट के मेंबर होते थे, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो इंडिया के पॉलिटिकल हेड होंगे और इंडिया में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। जैसे कि यदि हम बोलें कि यदि इंडिया की काफी सारी टेरिटरीज है तो वहां पर कंट्रोल करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल हेड को रखना पड़ता है और एक एग्जीक्यूटिव हेड को रखना पड़ता है। तो जो ये वाइसरॉय थे ये एग्जीक्यूटिव हेड थे, राइट। इनका काम है लॉ इम्प्लीमेंटेशन। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्यों रखा? क्योंकि ये पॉलिटिकल हेड है जो कि लॉ मेकिंग में ज्यादा रोल प्ले करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट में तीन बड़े ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशियरी विंग, राइट। लेजिस्लेटिव विंग का काम होता है लॉ मेकिंग। तो जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये इसीलिए थे, ये लॉ मेकिंग में रोल प्ले करने वाले थे। और जो वाइसरॉय थे इनका काम लॉ इम्प्लीमेंटेशन का ज्यादा। So he was vested with the complete authority and control over Indian administration. The office of Secretary of State was created to exercise power on behalf of the Crown. Crown के behalf में इनको power exercise करनी थी. The Secretary of State was a member of the British Cabinet, as I told you, and was responsible ultimately to the British Parliament. तो पहले जो Secretary of State India के थे वो थे Lord Stanley. He became the first Secretary of State for India and also the political head of India, right? So the Secretary of State was to be assisted by a Council of India which consisted of 15 members. तो एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी किसी भी इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के लिए, तो इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल को भी क्रिएट किया गया जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। नाउ द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। तो जैसा कि दोस्तों ने देखा कि मेनली जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेकर हुए। ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया ताकि जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, जो रिवॉल्ट हो रहा है, वो फ्यूचर में ना हो।
तो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, यदि हमें 2 से 3 लाइनों में से याद रखना है तो हमें ये याद रखना है कि पहला जो कंट्रोल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लेकर वाइसरॉय को दे दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। दूसरा बड़ा इसका फीचर ये था कि द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड, राइट, who would be the political head of India and also responsible ultimately to the British Parliament, जो कि सारे के सारे अफेयर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाके कन्वे करेगा। सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज असिस्टेड, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाए गए। सो मेनली दिस एक्ट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ वाइसरॉय एंड द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनली थे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंडियन काउंसिल्स ऑफ एक्ट ऑफ 1861। तो दोस्तों अब इसके बाद ये जो भी एक्ट्स आने वाले हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, और इसके बाद आएगा 92 में, फिर उसके बाद 1909 में, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने 1919 में, 1935 में, राइट। तो हमें इन एक्ट्स को जरा सा समझना है। इन एक्ट्स का मेनली पर्पस क्या है, इन एक्ट का मेनली पर्पस, वैसे तो क्राउन का मेन पर्पस इंडिया को एज अ कॉलोनी यूज करना था। कॉलोनी का मतलब मेनली टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वेस्टर्न यूरोप, राइट। अपनी दूसरी कॉलोनीज में अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने का इनका मेन पर्पस था। लेकिन इंडिया में कंट्रोल करे रहने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्हें यहाँ के लोगों को भी कंट्रोल में करना था। तो इन एक्ट्स को मेनली इसलिए लाया गया था ताकि इंडियंस को ये लग सके कि ये जो गवर्नमेंट है ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के भले के लिए है, राइट। उनको कंट्रोल करने के लिए इन एक्ट्स को लाया गया। उसको समझने के लिए हम इनके फीचर्स को भी देख सकते हैं। सो आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ their country, right, to seek the cooperation, right, to seek the cooperation of Indians, यानी कि support of Indians, so that they don't revolt. So in pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. So now let us look at the features of this act. तो पिछले एक्ट में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चेंज किया गया। अब हम इस एक्ट में देखेंगे कि कैसे उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस तरीके से चेंज किया गया ताकि इंडियंस को अपीस किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। सो इट मेड a beginning of the representative institution by associating Indians with the lawmaking process. If it thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council, the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. But Viceroy and his executive council exercised extensive control over the legislative process. इस फीचर का मतलब क्या है? ये फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चीजें कर रहा है। पहला तो ये इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए इन्हें लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहा है, राइट। इन्होंने इंडियन से कहा कि आपको हमारी लॉ से ही परेशानी है तो आप हमारी लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा बन जाइए। लेकिन दूसरी चीज इन्होंने क्या की, दूसरी चीज इन्होंने जो की वो ये की कि ये जो मेंबर्स इन्होंने इंडियंस को इन्वॉल्व किया था, दे वर द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, राइट, दे वर द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उन्हें नॉमिनेट किया गया था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू दोज हु आर दी नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स का मेन काम क्या है, मेन काम इनका एडवाइजरी का। ये एडवाइस देंगे कि आप ऐसा लॉ बनाइए और उसको मद्देनजर में रखते हुए ये काउंसिल लॉ बनाएगा। लेकिन ये उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉन मैंडेटरी टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। तो सिर्फ और सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को लेकर आए। उन्होंने इंडियंस को कहा कि हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, और इसी के लिए उन्होंने कुछ पॉपुलर लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, राइट, ताकि इंडियंस को लग सके कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही है। लेकिन ये सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी कि इनके इनका जो नेचर था इस बॉडी में वो सिर्फ एडवाइजरी के रूप में, ये सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया था, तो जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, तो जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे उन्हें इनके सबॉर्डिनेट कर दिया गया था। और उसके बाद जो अगले एक्ट आए थे, राइट, उसमें क्या किया था कि जो गवर्नर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास है, राइट, उनकी पावर्स भी, काफी सारी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। फिर 1833 में फाइनली इनकी सारी पावर्स ही छीन ली थी और सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, राइट, इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इन पावर्स को वापस से इन्हें दे दिया गया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी की सारी पावर एक स्पॉट पर केंद्रित कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं आज के टाइम पर गवर्नमेंट की जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, फिर सबसे लोकल लेवल पर
लोकल गवर्नमेंट ही है। तो जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी 1833 के एक्ट से, हम देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट के 1833 तक, उनको फिर से अब डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था। तो इट does reverse the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। ये क्या कह रहा है कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 उससे लेकर सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया गया टिल 1833। फिर उसके बाद 1858 से डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया, जो कि फाइनली धीरे धीरे इंडियंस को ये ऑटोनॉमी दे रहे थे ताकि इंडियंस यू नो एकदम से इन पर कंट्रोल ना कर पाए। और जैसे जैसे इंडियंस की एस्पिरेशंस बढ़ती गई, प्रोटेस्ट बढ़ती गई, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ता गया, तो समय समय पर इन्हें इंडियंस को और ज्यादा पावर्स देनी पड़ी, जो कि हमने देखा कि 1970 तक 1937 तक हमें कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई थी इलेक्शन लड़कर उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने की और वहां पर अपने लिए लॉ बनाने की। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी जब हम इंडिपेंडेंट हो गए। यदि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तो शायद स्ट्रक्चर कुछ और होता। सो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। तीसरा फीचर क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862 1886। तो ये सारे फीचर्स हमें सिर्फ इसी चीज को देखकर याद रखने हैं डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। इट empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system। दूसरा तीसरा फीचर इस एक्ट का क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम। वाइसरॉय के जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर को रेगुलेट करने के लिए उसका डिपार्टमेंट या उसका पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति को दे दिया, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए किसी और को दे दिया, राइट। तो अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। तो जैसा कि हम आज देखते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी तो यही करते हैं, उन्हें सारे के सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो उस डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस देते हैं। तो इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑर्डिनेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पोरेरी लॉस, राइट, टेम्पोरेरी लॉस। तो इस केस में ये जो लॉस बनाने की पावर थी, ये टेम्पोरेरी लॉ बनाने की पावर वाइसरॉय को दी गई थी इस एक्ट के थ्रू, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। अब ये जो टेम्पोरेरी लॉ है इसका पीरियड होता था 6 मंथ, राइट। यदि ये 6 मंथ तक लागू रहेगा और 6 मंथ में ऐसे फिर से रिन्यू नहीं किया या फिर इसे परमानेंट नहीं बनाया तो ये लैप्स कर जाएगी, यानी कि उसके बाद ये एक्ट नहीं रहेगा, उसके बाद ये लागू नहीं होगा। तो मेनली हम यदि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को देखें तो इसमें हुआ क्या है? पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, राइट, यानी कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन्वॉल्व किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या है? लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। सो नाउ लेट अस लुक एट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट काफी आसान है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को अब इंक्रीज किया जाएगा ताकि इंडियंस को ये लगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। तो व्हाट इज दी इंडिपेंडेंस 1947 तक हम देखेंगे धीरे धीरे ये पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। 1773 से लेकर 1833 तक इन्होंने क्या किया था? सेंट्रलाइज किया था, यानी सारी की सारी पावर्स अपने कंट्रोल में ली थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा होता है 1857 का रिवॉल्ट, जब इंडियंस को लगने लगा कि उनको जो रूल किया जा रहा है, उनके ऊपर जो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो खुद तो उसका हिस्सा है ही नहीं, तो उन्हें उस प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, राइट। तो वही हम देखेंगे कि इस एक्ट में भी वही होगा। इट इंक्रीजेस द नंबर्स ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैट। तो किया क्या कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमने देखा कि पिछले वाले एक्ट में क्या किया था कि 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था वाइसरॉय ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया से, राइट। इसमें क्या किया कि वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, राइट, दो तरह के मेंबर्स हैं। एक ऑफिशियल यानी कि जिनके पास एक्चुअल पावर है लॉ मेकिंग की, और दूसरे हैं नॉन ऑफिशियल यानी कि इंडियंस, जो कि एडवाइस देने का काम कर रहे हैं अभी तक। तो क्या किया? इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, लेकिन उन्हें ऑफिशियल मेंबर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ है उससे कमी रखा। क्यों? ताकि इनके पास मेजोरिटी रहे, जो भी ये डिसीजन लेना चाहे वो अपने हिसाब से ले सके, राइट। और इनका जो रोल है वो सिर्फ एडवाइस का रोल है। मान लीजिए ऑफिशियल मेंबर्स 10 हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 5। कोई भी डिसीजन लेना होगा, वोटिंग करनी होगी, तो यदि ये 5 के 5 कोई चाहते भी हैं कि कोई डिसीजन इंप्लीमेंट हो, तो ये 10 लोगों के पास ज़्यादा वोट्स हैं। और ये 10 वोट्स किसके पास हैं? ये 10 वोट्स हैं ब्रिटिशर्स के पास। सो राइट, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली कीपिंग द पावर इन देयर हैंड्स। ये एक्चुअली में पावर को नहीं दे रहे, ये सिर्फ शो कर रहे हैं कि हम इंडियंस को कुछ ना कुछ पावर्स दे रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है? इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव।
ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये धीरे-धीरे दूसरी तरफ अपना कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं, यानी कि इंडिया में अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, पहले इन्होंने राइट लॉज़ बनाने शुरू किए, फिर लॉज़ के बाद मिलिट्री को कंट्रोल करना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि टैक्स लोकल गवर्नमेंट्स को जो है टैक्स लगाने की पावर दे दी थी। तो हमने देखा कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उससे लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर दी। तो ऐसे-ऐसे ये पावर को कंसोलिडेट भी कर रहे थे। फिर उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कस करने की पावर्स दे दी, बजट बनाने की पावर्स दे दी, राइट? टू रेगुलेट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो धीरे-धीरे ये सारे अफेयर्स पर कंट्रोल कर रहे थे। पहले की थोड़ा-सा पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल किया, फिर मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल किया और अब फाइनेंशियल अफेयर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि एडिशनल नॉन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो उन्हें नॉमिनेट करेगा कौन? तो यदि बात सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, राइट? हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है, पहले सेंट्रल होता है, फिर कई तरह की प्रोविंसेस होती हैं, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देनी पड़ती है, जैसे कि प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास, राइट? प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पर भी छोटी-छोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए थे ताकि लोकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, और जो एज़ अ होल पूरी टेरिटरी के लिए लॉ बनाने हैं, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस को यू नो इंक्लूड करेगा, वो पावर थी वाइसरॉय के पास। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर्स करेंगे। तो द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये इनकी एडवाइस के थ्रू इस काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड करते थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, राइट? जिनका एडवाइस देने का काम। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम मेनली लॉ मेकिंग का है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, वो अपने अपने प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाती थी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये पूरी की पूरी टेरिटरी के लिए लॉ बनाता है, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ स्टेट लेवल के लिए लॉज बनाती हैं, जो कि सिर्फ उस स्टेट में लागू होते हैं। सो द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन का मतलब यहाँ पर मेनली नॉमिनेशन से, राइट? नॉमिनेट ही तो कर रहे हैं मेंबर, द वर्ड इलेक्शन, इसीलिए हम देखते हैं कि द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन द एक्ट। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। दोस्तों, नॉमिनेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसे? नॉमिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट होकर किसी बॉडी में जाता है, तो उसे कुछ पावर्स देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स इलेक्ट होकर बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि थ्रू नॉमिनेशन, इन्हें क्या है, इन्हें पावर्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें जनता ने नहीं चुना है। दीज आर नॉट पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दे आर जस्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो इंडियन काउंसिल एक्ट की यदि हम मेन फीचर्स की बात करें, तो इसमें मेन फीचर क्या थे? डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स थे, राइट? इंडियन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया था इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यही इसका मेन फीचर था। अब हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो एक्ट्स बन रहे हैं, राइट, 1773 में जो ये चार्टर एक्ट्स बन रहे थे 1853 तक, फिर उसके बाद 1858 में कंट्रोल क्राउन ने ले लिया, फिर उसके बाद इन्होंने एक्ट्स बनाए 1861, राइट? फिर उसके बाद 1892। अब दोस्तों, इसके साथ ये इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ला रहे थे, इंडियंस को पावर्स धीरे धीरे क्यों दे रहे थे? क्योंकि 1885 में इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। किसने बनाया था? AOU में। और अब धीरे धीरे ये जो बनाया था, इसको मेनली बनाया था बफर के रूप, ताकि ये बॉडी एक लिंक के रूप में काम कर सके बिटवीन इंडियंस जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बिटवीन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, जो इन पर कंट्रोल कर रहे थे। तो इनके बीच में लिंक के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। बट बाद में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई जहां पर जाकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जहां पर जाकर लोग अपनी डिमांड्स को रखने लगे, राइट? तो इन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और इन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए ये उन्हें धीरे धीरे पावर्स दे रहे थे। वैसा ही कुछ हमने देखा कि पिछले एक्ट में पावर्स को इंक्लूड किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इंडियंस को इंक्लूड किया गया। वैसे ही कुछ इस एक्ट में भी होने वाला है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स। इसे मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे, वो इस टाइम पर यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल हेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में क्रिएट किया गया था, एंड ही वाज द पॉलिटिकल हेड, ही वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट का। और जो लॉर्ड मिंटो थे, राइट, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ही वाज सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड। सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड, हम ऐसे डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव हेड नहीं बोलेंगे। ही वाज मेनली रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक। नाउ इट कंसिडरेबली इंक्रीजेस द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि हमने देखा कि अब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बढ़ रही है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, उसमें नंबर्स में इंक्रीज किया जा रहा था। पहले 16 मेंबर्स थे और अब 60 हो चुके थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो प्रोविंसेस थी, वो
उनमें जो मेंबरशिप थी, उनमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो फिक्स नहीं थे। वो डिपेंड करता था कि प्रोविंस की साइज़ कैसी है। यदि साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स होते थे और साइज़ छोटी है तो कम मेंबर्स होते थे टू मेक लॉ। It retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative councils to have a non-official majority। यदि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें जिसको बनाने हैं लॉ पूरी की पूरी टेरिटरी के लिए, पूरी की पूरी इंडिया के लिए या पूरे के पूरे जो भी पोसेशंस हैं ब्रिटिश के उसके लिए, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी मेजोरिटी को रखा, ऑफिशियल मेजोरिटी, यानी कि इंडियंस को मेजोरिटी नहीं दी। इंडियंस को मेजोरिटी इसलिए नहीं दी क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पावर्स को इन्फ्लुएंस ना करे, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में एग्जांपल दिया था 10 और 5, राइट। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां पर छोटे मोटे डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर इंडियंस को मेजोरिटी दे दी ताकि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक लग सके, ताकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो एक्ट है ये 1909 में पास हुआ और इस दौरान कांग्रेस का जो गरम दल जिसे हम रेडिकल्स बोलते हैं ये एक्टिव हो रहा था, राइट। तो प्रोटेस्ट हो रही थी 1905 में, प्रोटेस्ट हो रही थी 1907 में, प्रोटेस्ट हो रही थी, कांग्रेस स्प्लिट हुआ इसी दौरान, जैसे हम तब पढ़ेंगे जब हम इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, राइट। ये सिर्फ हम पॉलिटिकली चीजों को समझ रहे हैं। दूसरा क्या किया, इट एनलार्ज द deliberative functions of the legislative council at both the level। फॉर एग्जांपल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मोर रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो हमने जैसा कि देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक जो इंडियंस थे वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए रखे गए थे ताकि वो इंडियन की डिमांड्स पर एडवाइस दे सके। जरूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स उन एडवाइस को माने या ना माने, लेकिन अब इन मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया था कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उस पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, राइट। रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, रेजोल्यूशन मतलब अपने डिमांड को मूव कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अब तक हम देख रहे थे कि धीरे धीरे इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पिछले एक्ट में 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया और पिछले और अब उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया, राइट। धीरे धीरे उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे रहे थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जगह दी, राइट, फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, राइट। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इस टर्म को आप याद रखेंगे या नोट में लिखेंगे कि Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as the Law Minister. ओके, तो इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। दोस्तों हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग भी बनी चुकी थी और 1906 में जो भी मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही थी इन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यहाँ पर जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आ रहे हैं, कुछ हिंदूज होंगे कुछ मुस्लिम्स होंगे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है ना उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करें, राइट, उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करें। तो आज के टाइम पर यदि हम देखें तो अभी हम क्या यूज करते हैं, आज के टाइम पर रिजर्व कर देते हैं हम किसी भी सीट को किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर देते हैं, चाहे वो एससी का हो एसटी का हो, कुछ लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए सीट को रिजर्व कर देते हैं। उस टाइम पर ये सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि यदि कोई सीट मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व है तो उसे वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, हिंदूज नहीं करेंगे। तो इस एक्ट ने, राइट, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया 1909 में। तो अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। इससे क्या हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, जैसे कि हमने हमेशा से आपने सुना होगा कि ब्रिटिश फील्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो यहाँ पर इन्होंने कम्युनलिज्म को रेगुलेट किया, हिंदूज को अलग कर दिया, मुस्लिम्स को अलग कर दिया। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ऐसे आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नोट कर सकते हैं। द सिक्स फीचर, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो पर्टिकुलरली इन बॉडीज के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए इनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन्होंने प्रोविजन लाया ताकि इन जो जमींदार इनके द्वारा भेजे गए मेंबर्स को अपनी बॉडीज में, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जगह दी। तो मेनली इट वाज, डिसेंट्रलाइजेशन वाज इंक्रीजिंग। और बिहाइंड द बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा था, बिहाइंड द सीन्स द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज ड्रेनिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया।